Ladies and gentlemen, today is our number lecture? 21 number lecture, and we are going to talk about the nutrition, respiration, growth and reproduction in bacteria. हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं तो उसके हवाले से जनरल बातें हम आज करेंगे जो हमारी किताब में लिखी हैं. न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया अगर आप गौर करें तो आपको पता है कि दुनिया में दो बुनियादी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो जनरल है, जिसको हम कहते हैं नंबर 1 इज दी ऑटोट्रॉफिक और नंबर 2 इज दी हेटेरोट्रॉफिक, यानी हेटेरोट्रॉफिक. स्पेलिंग देख लीजिएगा. तो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपनी खुराक शरीफ को खुद बनाते हैं. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. मैं इसलिए इनको थोड़ा सा ग्रीन लिख देता हूँ, आपको समझ भी आ जाएगी. तो दे प्रिपेयर देयर फूड, सही है जी. और बाय फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कैसे हम डिस्कस करेंगे, आपने पहले पढ़ा भी हुआ है. जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते. दे यूज द प्रिपेयर्ड फूड, दे डिपेंड अपॉन अदर्स, यानी दे यूज द प्रिपेयर्ड फूड. सही है. तो ये दूसरों से अपनी खुराक हासिल करते हैं. ये एक बड़ी पुरानी कॉन्सेप्ट है, आपने 8वीं क्लास में भी ये शायद पढ़ी हुई होगी. लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बैक्टीरिया में ये दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं. Bacteria can be autotrophic, bacteria can be heterotrophic as well. And the heterotrophic bacteria, they are of two types, I will say. The first one are the saprophytic bacteria. Saprotrophic, क्या नहीं? Saprotrophic या saprophytic bacteria. और the second one are the पैरासाइटिक, यानी पैरासिटिक बैक्टीरिया. देखिए सिंपल बात, इधर देखिए. ये जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं ये कहाँ से अपनी खुराक लेते हैं? दे टेक देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर. सही है जी. असल में क्या होता है, कोई बॉडी जो अभी पार्शल डिके का शिकार हो, कोई डेड बॉडी हो, कोई प्लांट की डेड बॉडी हो, एनिमल्स की डेड बॉडी हो, वो उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द डेड बॉडीज ऑफ इन द डिकेइंग डेड बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ह्यूमस कहते हैं. HUMUS. क्या कहते हैं? यानी जो ह्यूमस है ये क्या है? इट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द डेड बॉडीज. तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हैं ये कुछ ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो उस ह्यूमस को डाइजेस्ट करते हैं. क्या करते हैं बेटा? यानी दे आर द एंजाइम्स विच डाइजेस्ट द ह्यूमस. और फिर उससे जब ह्यूमस टूटता है तो उससे सिंपल ऑर्गेनिक / इनऑर्गेनिक चीज़ें बनती हैं जिनको ये बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सही है. एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं. देखें इधर देखें जनाब, क्या हुआ कि द ह्यूमस इज द डेड बॉडीज ऑफ द डिकेइंग ह्यूमस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द डिकेइंग डेड बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. And the bacteria produce certain enzymes. Those enzymes go to the humus. They digest those organic compounds into the simpler ones, break them into the simpler ones, and those simpler organic or inorganic substances, they are absorbed by the bacterial cell and then they are used for the energy production. और ये वो समझ गए जी? हाजी साहब गलती समझ आ गई? अच्छा. पैरासिटिक बैक्टीरिया अंडरस्टूड है कि दे लिव ऑन दे डिपेंड अपॉन देयर होस्ट, यानी वो जहाँ रहते हैं वो अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं. वो होस्ट उनको खाना पानी देता है. मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ. जो गाय भैंस बकरी, जो बड़े 4 मैदे वाले जो और एनिमल्स हैं, जो फूड एनिमल्स हैं, इनका जो सबसे बड़ा मैदे का हिस्सा होता है जिसको हम र्यूमेन कहते हैं, जो तौलिए वाली ओजड़ी होती है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोटोजोआ के साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि उस जो खाना वो खाते हैं उसको हजम करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं
और वो बदले में इनको भी फूड मिलती है और एनिमल को भी फूड मिलती है। तो वो अपने होस्ट के ऊपर बेसिकली वो अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं, लेकिन वो पैरासाइट नहीं है। क्यों पैरासाइट नहीं? क्योंकि वो नुकसान नहीं करते, वो तो फ़ायदा करते हैं। सही है। जितने पैरासिटिक बैक्टीरिया होंगे वो अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड होंगे और उसी से फूड लेंगे, उसी का नुकसान करेंगे। ठीक है बेटा, तो आपको लग गया पता कि हेटेरोट्रॉफिक के जो दो ग्रुप्स हैं हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक में अगर आप बात करें तो यहां बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफ में भी दो कैटेगरीज हैं। जो पहली कैटेगरीज है उनको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक। ये देखना इसमें आ रहा है, ये इसमें आ रहा है फोटोसिंथेटिक। और दूसरे जो हैं उनको मैं चलो नीचे लिख देता हूं, उनको हम क्या कहते हैं? कीमो सिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस अंडरस्टूड है, आप अच्छी तरह जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। पर बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस और यूकैरियोटिक सेल्स के फोटोसिंथेसिस में थोड़ा बहुत फर्क होता है। पहली बात तो ये है बेटा, पहला फर्क क्या है? बाकी सारी बातें वही होंगी। दे यूज सल्फर, दे यूज हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एंड देन दे प्रोड्यूस सल्फर। सही है। जिस तरह अगर आप देखें तो आपको पता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप सिर्फ यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिख लें, प्लस 12 H2O था तो यहाँ पे H2S आ जाए। इट्स नॉट एग्जैक्टली कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, तो अगर आप ये 6 है आप इसको 12 कर दें, हैं, तो उसके बाद आ गया जी इनके अंदर, इनका जो क्लोरोफिल होता है, इनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, बट दैट क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट ऑन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स लाइक क्लोरोप्लास्ट। वो डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म होता है। और इनके बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स होते हैं, इनमें वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी नहीं होते, उनकी कंपोजिशन में थोड़ा फ़र्क होता है। और ये सल्फर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी, O और प्लस इसके अलावा जी CH2ON, ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला होता है। सही है। और H2S साथ इधर भी इस्तेमाल होती है, इधर भी इस्तेमाल निकलती है, यानी सेम टू सेम समझे आप। ये सल्फर प्रोड्यूस करते हैं और H2S इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गई बात की? क्लियर? H2O, इट्स नॉट H2OS। कार्बन डाइऑक्साइड भी तो थी ना। अच्छा, पता लग गया? वो यहाँ पे आपकी किताब में इधर 2 लिखा हुआ है, इधर इसको साथ लिखा ही नहीं हुआ 6। वो इसलिए कि भाई अगर आप गौर करें तो आप इधर लिखा है ना, तो C6H12, वो तो इसका मतलब 6 हो जाएगा। सही है, ये अंडरस्टूड है। तो ये वाली बातें हैं, इसलिए वो आप इसका ऐसे कर लें तो आप जनरल इक्वेशन पे आ जाएंगे। ये लो n कर लो, बस जनरल इक्वेशन बन गई। तो इसलिए इसको आप याद करेंगे तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, पहली बात ये सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल करते हैं वाटर की जगह, और फिर ये सल्फर को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी बात एक आपने याद रखनी है कि इनके क्लोरोफिल जो है या इनके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, दे आर डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म। और दूसरी बात, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, उसके अंदर भी कुछ एबिलिटी होती है फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस को कैरी आउट करने की। जब मैंने कल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की पढ़ाई थी तो वो इवन रेस्पिरेशन भी करती थी और वो फोटोसिंथेसिस भी कैरी आउट कर सकती है, करती है। तो ये आपको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में सारा पता लग गया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड। देखिए अगर आप गौर करें, आपने 10th क्लास में अमोनीफाइंग एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को सुना था। सही है। और इसी तरह आपने सुना था डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी सुने थे। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो अमोनिया को जोड़ के या ब्रेक करके उससे फूड बनाते हैं। सही है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया तो नाइट्राइट्स बनाते हैं। ठीक है। अमोनीफाइंग बैक्टीरिया प्रोटीन्स को तोड़ के अमोनिया बनाते हैं। जब वो चीज़ें टूटती है ना तो उससे एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को ये इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यानी ये प्रोटीन्स को तोड़ सकते हैं। ठीक है जी। ये नाइट्रेट्स को तोड़ सकते हैं।
नाइट्राइट्स को, ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रेट्स को तोड़ के वापस नाइट्रोजन बना देते हैं, तो ये उनकी एग्जांपल्स हैं, नाइट्रोबैक्टर वगैरह, ठीक है, नहीं नाइट्रोबैक्टर तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। तो नाइट्राइट्स को, इसके अलावा जी आयरन के कंपाउंड्स को, सल्फर के कंपाउंड्स को, उनको ब्रेक करते हैं। बड़े बड़े केमिकल कंपाउंड्स को जब ये तोड़ेंगे उससे एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी को ये अपनी बॉडी के मुख्तलिफ पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप सोचेंगे, आप सोच रहे होंगे सर आप फिर बताएं भला कि इनके दरमियान में और उनके दरमियान में क्या फ़र्क हुआ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, लेकिन ये है स्पेसिफिकली टू द डेड ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, सही है। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, उसमें सारा हिसाब किताब और है, ठीक है जी। तो ये आपको लग गया पता कि बैक्टीरिया के अंदर ये चीज़ है। रेस्पिरेशन की अगर हम जनरल बात करें, रेस्पिरेशन के प्रोसेस की डेफिनेशन, तो आपको पता है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें फूड के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो तोड़े जाते हैं और उनसे एनर्जी बनाई जाती है और वो एनर्जी को फिर एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो इस्तेमाल हो सके। तो ये वाली बात तो आप सबको पता है, इसमें डेफिनेशन यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेटा बैक्टीरिया में कौन कौन सी तरह की रेस्पिरेशन पाई जाती है ये हमें पता होना चाहिए। तो बैक्टीरिया, देखिए रेस्पिरेशन की दो बेसिक टाइप्स हैं, एक एरोबिक और दूसरी होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो है इसके लिए फ्री ऑक्सीजन चाहिए होती है, यानी इसके लिए फ्री ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड और इसके लिए इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये तो बैक्टीरिया दोनों तरह के हैं। एरोबिक बैक्टीरिया में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, किताब में कौन सी लिखी है देखना, वो एक साथ साइड पे जो वो है सूडोमोनस लिखा होगा, सही है। तो इसकी एग्जांपल है बेटा एरोबिक की सूडोमोनास भी कहते हैं, सूडोमोनस भी कहते हैं, सही है। इसके अलावा जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो आपकी किताब में स्पाइरोकीट की एग्जांपल है, लेकिन आप क्लोस्ट्रीडियम की एग्जांपल दें, क्लोस्ट्रीडियम एक्सक्लूसिवली कार्बन डाइऑक्साइड चाहते हैं और वो एरोबिक कंडीशन में ग्रो सही नहीं करते, उनको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको ऑक्सीजन लग जाए तो फिर भी ठीक है, उन्होंने ग्रो करना है, नहीं लग जाए तो भी ठीक है, उनको हम कहते हैं फैकल्टेटिव, जो कि अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अपॉर्चुनिस्टिक। इसकी एग्जांपल है इकोलाई, यानी दे कैन ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सही है जी। और आखिर में बेटा कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रो एरोफिलिक। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, यानी स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन हो सही लेकिन थोड़ी हो, उसमें ये ग्रो करते हैं। तो आपको ये पता लग गया ग्रो करने से मुराद क्या होगा, इनकी ये बॉन्ड्स तोड़ते हैं और फूड, यानी दे कैन बी एरोबिक बैक्टीरिया, दे कैन बी एनारोबिक बैक्टीरिया, दे कैन बी माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, दे कैन बी फैकल्टेटिव, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जिनके लिए ज़्यादा चाहिए होती है वो उसकी प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, लेकिन वो अब यहाँ पे कैटेगरी सारी नहीं दी हुई। माइकोप्लाज्मा की कई जीनस ऐसी हैं जो 6% से 8% कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ग्रो, जब तुम आते हो तब ये गिरते हैं, तो उसकी प्रेजेंस में ये ग्रो करते हैं। तो आपको लग गया पता कि जी ये बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है। अब जो लास्ट टॉपिक है दैट इज बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो बेटा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए दो हैं बातें। एक तो आपको पता है कि बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन होती है। क्या होती है? ये एक बैक्टीरियल सेल है बच्चों, और ये बैक्टीरियल सेल का दरमियान में न्यूक्लियोइड है, यानी उसका जेनेटिक मटेरियल है, सही है। सबसे पहले क्या होता है, तो यानी बैक्टीरियल सेल का साइज जो है वो बढ़ता है, बैक्टीरियल सेल का साइज बढ़ता है, और बैक्टीरियल सेल का जो क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेट होता है, वो डबल होता है, यानी ये दो बन जाते हैं। तो अब मैं आपके सामने अगर बनाऊं तो ये बैक्टीरियल सेल है और उसका साइज शरीफ बढ़ गया, देखना ये आ रहा है, ये आ रहा है, उसका साइज बढ़ गया और ये उसका एक भी ये बन गया और ये दूसरा भी बन गया, सही है। और इसके बाकी जो ऑर्गेनल्स हैं वो भी डिवाइड, ये मनूस ऑर्गेनल्स भी डिवाइड हो गए। अब क्या होगा कि ये जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कैसे? यानी ये जो बैक्टीरियल सेल है, अब मैं इस तरह लिख देता हूं, ये देखिए आप,
तो ये देखें, ओह ब्लैक से लिखना था, तो ये देखें आप, एक तो मेरी ड्राइंग है इतनी अच्छी है कि आप बस समझ ही सकते हैं है ना। तो ये देखें आप, ये देखो बेटा, ये सही है जी। और आखिर में इससे 2 नए सेल्स बन जाएंगे, एक जो है वो, अब समझ रहे हैं ना आप बात को। तो इट्स लाइक दिस, इस प्रोसेस को कहते हैं बाइनरी फिशन। बेटा जब ये बैक्टीरियम होता है, पहले वो बढ़ता है, सेल का साइज बढ़ता है, फिर वो दरमियान से, ये आप स्टेप्स लिखेंगे, यानी यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, और जेनेटिक मटेरियल और के साथ साथ ये 2 साइटोप्लाज्म भी इधर देखें डिवाइड हो जाते हैं। अब एक बात और याद रखनी है आपने, जब एक बैक्टीरियम स्टार्ट करता है तो उसके बाद जब वो दोबारा बन जाता है और फिर दोबारा जब ये डिवाइड करता है, तो इसके दौरान जो टाइम इस्तेमाल होता है, यानी एक के डिवाइड करने के बन के फिर दोबारा डिवाइड होने तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जब वो दोबारा आ जाएगा, तो इस टाइम को हम जनरेशन गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी ये देखो, सारे बैक्टीरियल सेल अभी बने, इधर देखें, अभी 100 बैक्टीरिया है, तो थोड़ी देर के बाद 20 मिनट के बाद फर्ज किया वो 200, हर बैक्टीरियम के 2-2 बनेंगे, तो 200 बैक्टीरिया बन जाएंगे। लेकिन जो पहले वाले 100 हैं वो देखे ना जी, ये खुद तो खत्म हो गया ना, जब ये डिवाइड हुआ तो इसका अपना वजूद नहीं रहा, 2 डॉटर सेल्स बने, तो इसे कहते हैं जनरेशन। 2 जनरेशन का फर्क आ गया ना, तो ये है जनरेशन गैप। फिर 2 अगली दफा जब दोबारा 2 बनेंगे तो फिर अगला जनरेशन गैप, फिर अगला जनरेशन गैप, इस तरह, यानी हर एक बैक्टीरियम के लिए अलग अलग है। कुछ बैक्टीरिया 20 मिनट के बाद अगली जनरेशन आ जाती है, कुछ के लिए महीना लगता है, हफ्ता लगता है, हफ्ते बरखुलदेरिया में लियाई के लिए कोई अप्रोक्सीमेटली महीना लगता है उसकी अच्छी ग्रोथ आने में, पूरी महीना तक वो पड़ा रहता है इनक्यूबेटर के अंदर। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जी ये बेटा जनरेशन गैप का भी आपको लग गया पता। अब याद रखें, बैक्टीरिया असल में होता पता है क्या, हम क्या करते हैं, हम एक फ्लास्क लेते हैं, फर्ज किया हमने ये एक फ्लास्क ली, वैसे तो फर्मेंटर के अंदर और 100 चीज़ें हैं, लेकिन समझ लें इसमें हमने जो चीज़ डाल देनी है उसे कहते हैं मीडियम। मीडियम क्या होता है, ये बेटा वो चीज़ होती है, वो लिक्विड होता है या सॉलिड भी हो सकता है, इसमें हर वो चीज़ होती है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए चाहिए होती है, और सारे सल्फर और फ्लावर, बीफ एक्सट्रैक्ट और ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन, फ्लावर ढमका, जिस बैक्टीरियम को आप ग्रो कराना चाहते हैं उसके लिए जो जो सामान चाहिए होता है वो इसके अंदर मौजूद होता है। लिक्विड आप बना देते हैं, नहीं होता तो आप डाल लेते हैं बस साफ करके है, और फिर आप इसके अंदर उस बैक्टीरियम को थोड़ा सा एंटर करते हैं, फिर वो इसमें पूरा ग्रो होता है। लेकिन उस ग्रोथ के अंदर 4 फेजेस आते हैं, वो 4 फेजेस में आपको समझाना चाहता हूं एक ग्राफ की शक्ल में। सबसे पहले आपने याद रखना है, वो ग्राफ में जरा थोड़ा सा बड़ा करके बनाना चाहता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। किताब में ग्राफ बना है? नहीं बना। अच्छा इधर देखें तो अगर आप गौर करें, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया, सही है, और इधर देखें इसको हम कहते हैं टाइम, सही है। अब होता क्या है बेटा कि हम बैक्टीरिया को हमने डाल दिया, इधर देखो गौर से समझो, बड़ा अहम है, इस मीडियम में डाल दिया बेटा। शुरू में फर्ज किया हमने इसमें 10 बैक्टीरिया डाले, फर्ज किया यहाँ थोड़े से बैक्टीरिया हमने इसमें डाल दिए। अब टाइम हमने देना शुरू कर दिया, शुरू का जो टाइम होगा ना, तो वो बैक्टीरिया जो है वो एडजस्ट होंगे, सही है। इस टाइम को हम कहते हैं लैग फेज। क्या कहते हैं? यानी बैक्टीरिया अपने आप को एडजस्ट करते हैं नए माहौल से, वो अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करते हैं, यानी बैक्टीरिया प्रिपेयर फॉर डिवीजन। ये होता है, इसमें कुछ भी जितने बैक्टीरिया आपने डाले थे उतने ही रहते हैं। फिर अचानक, चूंकि इधर देखें, चूंकि इस मीडियम के अंदर सामान काफ़ी ज़्यादा है, पूरा है, बैक्टीरिया धड़ाधड़ ग्रो करते हैं, और अचानक एक सेकंड फेज आती है जब बैक्टीरिया मैक्सिमम नंबर की तरफ चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं लॉग फेज। क्या कहते हैं? लॉग फेज, यानी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेस। नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या हो जाता है? इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि उनकी जो बर्थ है वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है?
क्योंकि इस सामान के अंदर, इस मीडियम के अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। ठीक है बेटा। फिर अचानक क्या होता है कि वो जो नंबर है, वो ये जो मीडियम के अंदर जो सामान है वो थोड़ा सा कम पड़ना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि इसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। क्या कहते हैं? यानी नंबर ऑफ बर्थ इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ्स। जितने बैक्टीरिया पैदा होते हैं उतने मर जाते हैं। तो ये नंबर बैक्टीरिया का फिक्स रहता है तकरीबन, मतलब ये इतना बिल्कुल भी फिक्स नहीं, मतलब थोड़ा बहुत, समझ रहे हैं ना बेटा। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, फिर अब इसमें बिल्कुल ही सामान खत्म हो गया, तो अब क्या हुआ, डिक्लाइन फेज आ जाती है। सही है, इसको क्या कहते हैं? डिक्लाइन या डेथ फेज। सही है। तो डेथ फेज जो होती है उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ डेथ्स इज इक्वल टू इज मोर देन नंबर ऑफ बर्थ। तो इधर नंबर ऑफ बर्थ ज्यादा है, इधर बराबर है, और इधर डेथ्स ज्यादा है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो मीडियम के अंदर सामान, अगर आप यहाँ मीडियम के अंदर सामान दोबारा डाल दें, नया मीडियम बदल दें, नया डाल दें, फिर से दोबारा से वो एक लॉग फेज की तरफ काम चल पड़ेगा। तो दिस इज़ व्हाट वी से कि जी अपना जो है बेटा बैक्टीरिया के अंदर जो क्या कर रही हो, बैक्टीरिया के अंदर जो है वो दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी बाइनरी फिशन, और फिर उनकी ग्रोथ फेजेस। लेकिन एक चीज़ आपको मैंने बताई थी, बैक्टीरिया के अंदर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी है। वो मैंने आपको 100% तो नहीं बताया था, मैंने जनरल कल के लेक्चर में बताया था कि बैक्टीरिया जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ये एक बैक्टीरिया में दूसरा, तो इनके जो पिल्लाई हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और ये आपस में जेनेटिक मटेरियल को यानी प्लाज्मिड्स वगैरह को एक्सचेंज करते हैं। तो आपको पता है जेनेटिक रिकम्बिनेशन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का खसूसियत है, इसलिए हम इस प्रोसेस को कंजुगेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मुतरादिफ करते हैं। और आखिरी बात ये कि वो पिल्लाई जो पायलाई जो इसमें इस्तेमाल होते हैं उनको हम सेक्स पायलाई कहते हैं। तो बेटा कोई सवाल हो तो पूछें। इज देयर